हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 3 आपका, है ना। किसका? पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, पोषण और स्वास्थ्य का। जो हमने 2 सेट इसके कर चुके हैं, ये तीसरा सेट है हमारा और इसको भी हम फटाफट से कर लेने वाले हैं ताकि आपका जो है रिवीजन होता रहे। इसमें क्या है, टेस्ट लगाते हैं हम, तो क्या होता है जो हमारा पीछे छूट गया है, काफ़ी दिनों से हमने नहीं पढ़ा, इसमें हमें बेनिफिट इसका मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो है, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या चीज़ है जो संबंधित है? क्या वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज? तो क्या आ जाएगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन आपका सही, आपका ग्लूकोज। क्या होगा? स्टार्च किससे संबंधित है? ग्लूकोज, सबसे छोटी इकाई आपकी कार्बोहाइड्रेट की, तो ये इससे संबंधित है। इसके बाद जनन क्षमता की कमी होती है, तो जनन क्षमता की कमी किससे होती है? सभी को पता है, ये आपके विटामिन ई से होती है, टोकोफेरॉल जिसका आपका रासायनिक नाम है। आगे देखेंगे विटामिन की खोज किसने की है? यहाँ पे सारे विटामिन को इंक्लूड किया गया है। किसने की है? तो वो की है आपके फ्रैंक साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो इनमें से कौन सा है ये मोनोसेकेराइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या उपरोक्त सभी? तो देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो है भाई आपके मोनोसेकेराइड, है ना। और आपका गैलेक्टोज ये भी है और यहाँ उपरोक्त तो सभी है, लेकिन सुक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं मिसिंग है। क्वेश्चन में क्या है? नहीं मिसिंग है, यानी नेगेटिव कौन सा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेकेराइड नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? वो सुक्रोज नहीं है, सुक्रोज नहीं है। बाकी आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों क्या है? मोनोसेकेराइड है, ठीक है। तो ये नहीं लगा लेना इसमें, क्योंकि ये सुक्रोज जो है वो नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? अब इनमें से कौन है जो डाइसेकेराइड है वो अपन को बताना है, ठीक है। तो देखो, फ्रक्टोज तो आपका ग्लूको वो है आपका मोनोसेकेराइड, अभी अपन ने पढ़ा था, है ना। कौन सा है? डाइसेकेराइड। फ्रक्टोज आपका मोनोसेकेराइड आ जाता है। इसके बाद गैलेक्टोज, ये भी आपका मोनोसेकेराइड है, ठीक है। और ये ड्रैक्सट्रिन, ये भी आपका मोनोसेकेराइड है, लेकिन माल्टोज जो है वो नहीं है, वो क्या है? आपका डाइसेकेराइड है, राइट। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो क्या वो गैलेक्टोज है? सॉरी, लैक्टोजेन पूछा, गैलेक्टोज नहीं। मायोसिन, कैसिन या रेनिन? तो इनमें से सही का ऑप्शन क्या है आपका? इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कैसीन। कैसीन क्या है? आपका दुग्ध प्रोटीन है, ठीक है। रेनिन, अब रेनिन कई लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये रेनिन एंजाइम है, दूध पचाता है बच्चों में, ठीक है। कैसीन आपका दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होती है, सभी को पता है। इसके बाद शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? तो किस रूप में होती है? 9 का आपका आ जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? वसा के रूप में, फैट के रूप में। ग्लाइकोजन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका वसा के रूप में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले प्रयोग करता है? अगर किसी व्यक्ति ने फास्ट रखा है, भूखा है और खाना उसने नहीं खाया है, तो कौन सी फैट जो है वो क्या करेगी? पिघल के एनर्जी देगी। तो वो आ जाएगा आपका 10वें का बी, ग्लाइकोजन। सबसे ज़्यादा जमता कौन है? फैट। और सबसे ज़्यादा सबसे पहले निकलेगा कौन? ग्लाइकोजन निकलेगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे कोबाल्ट धातु किस विटामिन की होती है? कोबाल्ट धातु जो होती है वो किस विटामिन में होती है? तो आपका विटामिन B12 में आ जाएगा, विटामिन B12 में, है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है, तो वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, 12 का बी। इसके बाद विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, तो कौन माना जाता है उत्कृष्ट स्रोत? गाजर। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें आपका विटामिन ए होता है, आँखों के लिए बहुत बढ़िया। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो आपका एमाइलोपेप्सिन द्वारा होता है, ठीक है, एमाइलोपेप्सिन द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका
उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। उपापचयी एंजाइम जो होता है वो किस में अनुपस्थित होता है, तो वो होता है विषाणुओं में। ठीक है, उपापचयी एंजाइम विषाणुओं में नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक सहायक होता है, तो सभी को पता है कि ये होता है हमारा प्रोटीन, जिसे शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में, शरीर निर्माण में योगदान देता है ये सबसे ज़्यादा। इसके बाद 17वें नंबर का देखेंगे, नीचे ही है। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचयन होता है? किस रूप का प्रोटीन किस रूप में संचरित होता है? तो ये आता है आपका अमीनो एसिड में। 17वें का अमीनो एसिड। दुग्ध अपने पोषण अणु में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। किसका, ये बताना है। किसका तुच्छ स्रोत है, तो वह लोहे का है, क्योंकि आपके मिल्क में सब कुछ होता है सिवाय लौह तत्व के। आयरन उसमें नहीं पाया जाता है। उसमें कैल्शियम भी होगा, ताम्र भी होगा, सोडियम सब होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 19वां, लाख के कीड़े का पोषक पादप है। कौन है जो लाख के कीड़े को पोषण देता है, तो वो आपका आ जाएगा ए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा लाख के कीड़े का। अच्छा, लाख जो होती है उससे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल से कंगन बनते नहीं बनते, तो ऐसे याद रख लेना, ब्यूटिया भैया, ब्यूटिया उसको पोषण देता है, इसकी वजह से लाख से सुंदर कंगन बनते हैं, ऐसे याद कर लेना। आगे देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका डी, इसमें मिलते हैं प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, आपका रतौंधी हो जाती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? पौधों के लिए कौन सूक्ष्म पोषक होता है, तो ये आ जाएगा आपका डी, बोरॉन। क्या होता है, कौन सा पदार्थ है जो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, तो बोरॉन हो जाएगा। सूक्ष्म रहेगा, बहुत कम मात्रा में पोषण देता है पौधों को, बाकी ये जो बाकी के ऑप्शन है ये ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? हरे पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 23 का आपका आ जाएगा क्या, सी 16। कितना, 16। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें, तो 24 का आपको बताना है। 24 में एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें आपकी हरी सब्जियों में। ठीक है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है आपके हरी सब्जियों में। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का, कि निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या होगा आपके, पानी, हवा, ताप, इन चीज़ों की तो होती है ज़रूरत, लेकिन ज़रूरत किसकी नहीं होती है, ये आपके प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। किसकी ज़रूरत नहीं होती है, प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने अंकुरण की ज़रूरत है, अंकुरण आपने किया, या फिर आप जैसे अपने घर में भी अंकुरित करते होंगे अनाज को, तो पानी में उसको भिगोते हैं, है ना, फिर अपन उसको कपड़े में बांध के रख देते हैं ताकि उसको जो है उचित तापमान मिल सके। ताप तो चाहिए ना, उसको उचित तापमान मिल सके, प्लस उसको हवा, उसमें पतले कपड़े में रखते हैं ताकि उसको हवा मिलती रहे। लेकिन सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसे अंधेरे में भी रख दोगे तो भी अंकुरित हो जाएगा, है ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब आता है 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम वसा जो है वो कितनी एनर्जी आपको देती है, 9 किलो कैलोरी देती है। ठीक है, आ जाओ अंदर चलो। इसके बाद मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन से विटामिन बढ़ाता है? कौन सा विटामिन है जो आंखों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, तो वो है आपका विटामिन ए। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 28वें नंबर का, कि रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। तो हमारी जो रतौंधी होती है वो होती है विटामिन ए के कारण, राइट, विटामिन ए की कमी से होती है। इसके बाद मछली का लीवर भरपूर होता है। मछली का लीवर किससे भरपूर होता है, तो 29 का आपका आ जाएगा सी, विटामिन डी से। विटामिन डी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। जब भी जैसे किसी को मांसपेशियों या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते होंगे कि मछली का जो तेल है वो भी लगाने को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हड्डियों से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए, मछली का तेल। ठीक है, आगे देखेंगे। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो ये भी आएगा आपका विटामिन डी।
30 का आपका डी ऑप्शन विटामिन डी ही है। इसके बाद 31 का आएगा, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की बुद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो बुद्धि के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो वो होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटीन। वैसे तो सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन अगर एक की बात हो तो प्रोटीन बच्चों के लिए, क्योंकि ये समय बच्चों के डेवलप होने का है और प्रोटीन का काम क्या होता है, नए सेल्स को बनाना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 32 का क्या आ जाएगा, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। खाद्य ऊर्जा जो है हम किससे उसको करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसको करते हैं हम कैलोरी से। हम कहते हैं ना कितनी कैलोरी ली, कितनी कैलोरी ऊर्जा हमने ली, ये हो जाएगा उसका। इसके बाद विटामिन सहायता नहीं करता, विटामिन किस चीज़ में सहायता नहीं करता है, ऊतकों के एंजाइम के रूप निर्माण में क्या मदद करता है। 31 का हो जाएगा आपका इसका आपका ए आ जाएगा कि ये ऊतकों में एंजाइम की निर्माण में हेल्प नहीं करता है, बाकी उपापचय में आवेशक के रूप में हेल्प करता है, रोगों से रक्षा भी करता है, पाचन क्रिया में भी काम आता है, लेकिन ये नहीं आता है, ऊतकों के निर्माण में इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अपना 34 नंबर का क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन नहीं पाया जाता, वो चीज़ आपको बतानी है। 34 का हो जाएगा आपका चावल। चावल में क्या होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है चावल आपका, प्रोटीन नहीं होता। इसीलिए हम लोग दाल के साथ चावल को लेते हैं, उल्टा बोल दिया, चावल के साथ दाल लेते हैं, क्योंकि दाल में आपके भरपूर प्रोटीन होता है और चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दोनों आपको एक साथ मिल जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे इंडियन फूड में बहुत सोच समझ के हर चीज़ बनाई गई है कि आपको पूरी पूर्ति मिले, है ना। जैसे सब्ज़ी है, अगर आपने दाल ले लिया, चावल ले लिया, रोटी ले ली और इसके साथ सब्जी भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको विटामिन भी मिल जाएंगे, यानी तीनों की पूर्ति आपकी हो जाएगी। और सब्जी को आप किससे वघारोगे, फ्राई करोगे, या तो तेल के साथ या तो घी के साथ, तो उसमें आपका वसा भी ऐड हो जाएगा। तो अगर एक थाली आपको सही चाहिए, सारे पोषक तत्व चाहिए, तो उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सलाद और ये आपका सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, पूरा पोषक तत्व आपको एक ही दिन में बराबर मात्रा में मिल जाता है ना। लेकिन अपन क्या करते हैं, रोटी सब्जी ज़्यादातर अपने घर में होती है, दाल चावल कभी जभी बनते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनके यहाँ डेली बनते हैं, लेकिन क्योंकि यही होता है, सीधा रोटी बनाए, सब्जी बनाए, क्योंकि सबकी बिजी लाइफ है। लेकिन जो सेहत के प्रति सजग हैं उनके यहाँ ये सब चीज़ें रोज़ की थाली में मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 35 का क्या हो जाएगा आपका, 35 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो जल में विटामिन आपका कौन सा विलय होता है, वो होता है आपका विटामिन सी, जो जल में घुलनशील है। बाकी आपका कहाँ गया, एक के भी होता है जो उसमें होता है। तो आपका देखो, विटामिन ए होता है आपका, ये भी उसमें होता है वसा में, ई ये भी वसा में, और डी ये भी वसा में। इसके अलावा एक के और होता है, ये भी वसा में होता है विलय। बाकी विटामिन सी आपका जल में विलय होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, वसा का बताना है आपको, वसा में घुलनशील कौन सा होता है। अब इसको भी आप एक काम करो, नहीं कर लो, इधर नहीं होता है, क्योंकि देखो विटामिन के भी वसा में होता है, बी भी वसा में होता है, B2 भी वसा में होता है, लेकिन सी नहीं होता है। तो इसको नहीं कर लेना, नेगेटिव बना लेना, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं होता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। आगे देखेंगे 37 का क्या है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। शाकाहारी कोई इंसान है, उसको डेली को अपने फास्फोरस की आवश्यकता कहाँ से पूरी कर सकता है। जो 37 का आपका आ जाएगा डी, दूध से। ठीक है, फास्फोरस से भरपूर होता है विटामिन डी, फास्फोरस, ये चीज़ें इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या है देख लो एक बार, प्रोटीन क्या हो जाएगा आपका, कौन सा क्या हो जाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड। क्या हो जाएगा आपका, पॉलीपेप्टाइड। 38 का क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बंध से बंधे होते हैं ना आपके अमीनो एसिड्स, तो यही है वो। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता। यकृत में जो संचित नहीं होता है, तो इन सभी में से केवल विटामिन सी है जो कि कौन सा है, वाटर सॉल्यूबल है, मतलब ये पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, और जब कोई चीज़ बाहर निकल गई तो वो संचित कहाँ से होगी,
है ना। तो विटामिन सी आपका संचित नहीं होगा, बाकी के ये और ये सब क्या हो जाएंगे, संचित हो सकते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके कारण मसूड़ों से रक्त आता है, जिसको हम आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। तो ये आपका विटामिन सी के कारण होता है। दांतों में, मसूड़ों में रक्त आना, दांत हिलने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये सब किसके कारण, विटामिन सी की कमी, एस्कॉर्बिक एसिड के कारण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कर्वी रोग बोलते हैं। मशरूम में बहुतायत मिलता है। मशरूम में क्या ज़्यादातर मात्रा में मिलता है, तो मशरूम में प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अधिकांश में प्रभावित होते हैं। अधिकांश में प्रभावित, एक मिनट में क्वेश्चन दोबारा पढ़ूं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश में प्रभावित होते हैं। संचय द्वारा कौन से प्रभावित होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका विटामिन सी। ठीक है, ठीक है, इसमें विटामिन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा तत्व, कहाँ गया, निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो मानव जाति में प्राकृतिक रूप में इनमें से कौन सा तत्व है जो पाया जाता है, तो 43 का आपका आ जाएगा सीसा। क्या हो रहा है इसको, सीसा, प्राकृतिक रूप से सीसा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। क्या रोकता है आपका, आयोडीन, तो ये आपका घेंगा रोग रोकता है। इसके बाद, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। तो आम जब पक जाता है तो कौन सा विटामिन इसमें होता है, तो ये आ जाएगा आपका विटामिन ए। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि पीले और ऑरेंज कलर के जो फल होते हैं उसमें कौन सा होता है विटामिन, आपका विटामिन ए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 46, कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है। कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, विटामिन ए का। कॉड लिवर ऑयल किसका है, विटामिन ए का। ठीक है, आगे देखेंगे, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए, तो इसका आ जाएगा आपका 47 का डी, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक एसिड से क्या है, आप खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है। कौन सा पोषक तत्व जो गर्मी एवं ताकत प्रोवाइड करता है, तो 48 का क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ए, प्रोटीन। क्या करता है, ये गर्मी प्रदान करता है शरीर को। क्या क्या प्रदान करता है, गर्मी और ताकत प्रदान करने का काम किसका होता है, प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है। आयरन जो है किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है, आयरन की बात हो रही है, तो आयरन आ जाएगा आपका 49 का सी, हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में आपके क्या होता है, आयरन होता है। इसके बाद देखेंगे, अंडे उत्तम स्रोत है। अंडे किसका उत्तम स्रोत है, तो सबको मालूम होगा ये तो कि ये आपका प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा, मतलब 7% इसमें बोला जाता है। कहाँ, देखो मैंने गायब भी कर दिया इसको। 7 ग्राम इसमें प्रोटीन होता है। मैं 7% बोली थी, कितना होता है, 7 ग्राम इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये अच्छा स्रोत माना जाता है किसका, आपके अंडे का। इसके बाद देखेंगे, फ्लोक्यूनिन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। फ्लोक्यूनिन किसका किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये आ जाएगा आपका विटामिन के का। किसका नाम आ जाएगा, विटामिन के का ये रासायनिक नाम है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं। पादपों में कैल्शियम के क्या कार्य होते हैं, इसमें ये कूट दिया हुआ है, कूट अपन को करना है, तो तीनों 4 ऑप्शन को पढ़ो और फिर लगाओ। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। पादपों में कैल्शियम की आवश्यकता होती है कोशिका भित्ति की संरचना, अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में आवश्यक, या क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक। तो इनमें से बताना है क्या होगा, तो 52 का हो जाएगा ओनली क्या, 1 तथा 2। क्या हो जाएगा, 1 तथा 2, यानी कोशिका भित्ति की संरचना और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक। तो आपका 52 का क्या आ जाएगा, ए। ठीक है,
52 का आपका ए आ जाएगा। ओके, आगे चलेंगे। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 53 का सी, तथा यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। अच्छा, क्या हो जाता है कि जैसे हम जो खाना खाते हैं एक्स्ट्रा, वो ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है ना। अब जब ग्लाइकोजन भरपूर मात्रा में इंसान ने खा लिया, अब इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं हो सकता है, तो फिर जो एक्स्ट्रा आप खाना खाओगे वो फैट के रूप में जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, हमारे शरीर में जमना स्टार्ट हो जाएगा फिर ये। अब इसके बाद देखेंगे कि ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है। ऊष्मा से कौन सा ऐसा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? तो 54 का आपका आ जाएगा यहाँ पे, 54 का आपका एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी होता है, जैसे आपने नींबू को निचोड़ के रखा, उसका जूस निकाल के रखा, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको हीट मिलेगी सारा उड़ जाएगा और एक पाउडर सा आपके पास रह जाएगा, सारा उड़ जाता है ये, है ना। अब इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो 55 का आ जाएगा, विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, इसको हमको लेना होता है। बाकी प्रोटीन का निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण, एंजाइम, ये हमारे शरीर में खुद से बनते हैं, है ना। अब प्रोटीन का मतलब ये नहीं जो खाते हो वो प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में आपके शरीर में जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, उसमें ग्लोबिन जो है वो क्या है, प्रोटीन ही है। और कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर खुद निर्माण करता है। अब आएगा निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। निम्नलिखित में से ऐसे कौन है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इसका आपको आंसर लगाना है। क्या चीज़ नहीं देता है, क्या मक्खन नहीं देता है, क्या मछली नहीं देता है, या पालक नहीं देता है? तो 56 का क्या आ जाएगा आपका, पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, ये सब्जी है और सब्जी में विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है, ये हमको देंगे वो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का देखना सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, नींबू। वैसे तो देखो इसमें ऑप्शन में क्योंकि क्या नहीं था, यहाँ पे आंवला नहीं था, नहीं तो आंवला ही इसका परफेक्ट आंसर होता, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर नहीं है आंवला, तो हम विटामिन सी किस में मानेंगे, नींबू में मानेंगे। लेकिन अगर आंवला होता है तो हम आंवले को क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे, उसको ही लिखेंगे सबसे ज़्यादा विटामिन सी का स्रोत। ओके, आगे देखेंगे 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, क्या होता है जो सबसे ज़्यादा इंसान के शरीर में होता है? तो वो होता है आपका ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मानव के शरीर में होता है। इसके बिना तो नहीं हो पाता। ऑक्सीजन की कमी होती तो क्या होता है, इंसान को चक्कर आने लग जाते हैं एक टाइम। बाकी चीज़ों के बिना इंसान रह लेगा, कुछ नुकसान होगा, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। आप ब्रीथिंग भी उसी से करते हो, है ना। आप ब्रीथिंग भी उसी से कर रहे हो। आपके पूरे ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन ही तो है जो पूरे ऑर्गन्स को चला रही है आपके, है ना। ब्लड में ऑक्सीजन घुलती है और वो पूरे ऑर्गन में जाती है, तो हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है। अगर एक पार्ट में भी नहीं गई ऑक्सीजन प्रॉपर, तो अंग काम करना बंद कर सकता है, या कर ही देता है, कर सकता है क्या। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। इसके बाद हम देखेंगे 59 क्या बोल रहा है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, 59 का क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। विटामिन B2 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो B2 का अन्य नाम हो जाएगा आपका 60 का क्या हो जाएगा, सी, राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। ठीक है, आगे देखेंगे ब्लबर क्या होता है। ब्लबर कोई चीज़ है, ये क्या होती है वो देखते हैं। तो 61 का आ जाएगा बी, सघन वसा की परत। सघन वसा की परत, इसको क्या बोलते हैं, सघन वसा की परत को क्या बोलते हैं, ब्लबर बोला जाता है। ठीक है, आगे है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। वसा में ऐसे कौन से विटामिन हैं, इनके जोड़े बने हुए जोड़ों को देखना है। ठीक है, देखो टोकोफेरॉल, नियासिन और
साइनोकोबाल्मिन होना चाहिए था, इसको सियानोकोबाल्मिन है, साइनोकोबाल्मिन। तो इनमें से क्या ये सारे के सारे क्या हैं, वसा में घुलनशील है। अगला देखेंगे कैल्सीफेरॉन, कैरोटीन या टोकोफेरॉल या एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या राइबोफ्लेविन या थाइमीन या कैरोटीन या बायोटीन, इनको देखना है। अच्छा, इनके नाम अब एक तो दिए हुए हैं, इनको देखना है। टोकोफेरॉल क्या हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नियासिन, नियासिन में क्या हो जाएगा, ये बी आ जाएगा, B3 आ जाएगा, और बी तो भैया वाटर में होता है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अगला है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी है, आपका कैरोटीन में आ जाएगा, विटामिन ए आ जाएगा, और आपका टोकोफेरॉल विटामिन ई आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे 62 की बी, यही आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सारे कैसे हैं, वसा में घुलनशील है, तो ये आपका आ जाएगा। क्योंकि थर्ड वाले में देखो एस्कॉर्बिक एसिड है जो जल में है, और यहाँ पे थाइमीन है, थाइमीन फिर बी है, तो ये भी वाटर में है, तो आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। किसी मिश्रण में स्टार्च है, इसका पता आप कैसे लगा सकते हो, तो 63 का आ जाएगा आपका बी, आयोडीन के द्वारा। किसके द्वारा, आयोडीन के द्वारा आप स्टार्च की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, क्रोमोप्रोटीन कौन सा है इनमें से, तो 64 का आ जाएगा आपका बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है आपका, क्रोमोप्रोटीन है, ठीक है। अब देखेंगे अगला लिपिड क्या है, लिपिड क्या होते हैं, तो लिपिड का जाएगा आपका 65 का प्राकृतिक मूल की वसाएं होती हैं, प्राकृतिक मूल की वसाएं होती हैं जिनको लिपिड्स कहा जाता है। अगला है विटामिन डी अनिवार्य है, विटामिन डी अनिवार्य क्यों है, तो यह आ जाएगा मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए, ठीक है। विटामिन डी मजबूत और स्वस्थ अस्थियों को बनाने के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न तो यह रह गया, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है। यदि दूध से क्रीम को हटा दिया जाए तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है, बढ़ता है, कम होता है, पहले जैसा रहता है, या बढ़ भी सकता है, या कम भी हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 67 का आपका हो जाएगा, बढ़ता है। इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर इसमें से दूध में से मलाई निकाल दी जाएगी तो। ओके, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, तो वो क्या है, 68 का क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका सी, प्रति ऑक्सीकरण, ठीक है। प्रति ऑक्सीकरण की उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने रोल की मात्रा में बिना परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, ठीक है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, अलसी में क्या पाया जाता है, तो ये इसमें ओमेगा 3 वसी एसिड, वसी अम्ल, ठीक है, ओमेगा 3 वसी अम्ल अलसी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में कौन सा आएगा आपका, विटामिन बी, ठीक है, BC आपका वाटर में सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होता है। अगला है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने विटामिन का आविष्कार किया था। अगला है खाद्य पदार्थों के प्रतिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है, खाद्य पदार्थों को प्रतिरक्षण यानी सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन है जो कि उपयोग में लाया जाता है, जो 72 का हो जाएगा आपका बी, सोडियम बेंजोएट। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था इसको, ठीक है। अगला है विटामिन डी की कमी से होता है, क्या होता है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स और अस्थि मृदुता, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, केराटोमलेशिया या बेरीबेरी, तो क्या आ जाएगा आपका रिकेट्स और अस्थि मृदुता। अगला है टेबल शुगर किस प्रकार की शर्करा है, टेबल शर्करा किस प्रकार की होती है, तो क्या आ जाएगा इसमें 74 का आ जाएगा आपका ए, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है, लौह तत्व किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इतने खाद्य पदार्थों में से, तो 75 का आपका क्या आ जाएगा सी, सेब में, सेब में लौह तत्व भरपूर मात्रा में होगा, ठीक है। अगला देखेंगे
डीएनए को किसके अंतःपात्र में बनाया? डीएनए को किसके अंतःपात्र में बनाया? अंतःपात्र से मतलब है किसके उसमें बनाया, मतलब किसके संरक्षण में बनाया? 76 का क्या आ जाएगा आपका? सी, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर, ये आ जाएंगे आपके। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। अगला है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य मानव अबार्थ की अनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस अनुवंशिया के क्षेत्र को कहा जाता है? इसको किसके अंतर्गत लाया जाता है? 77 का हो जाएगा डी, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स के द्वारा। अगला है, आधुनिक अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो 78 का हो जाएगा आपका बी, ग्रेगर मेंडल को। किसको? ग्रेगर मेंडल को। अगला है आपका, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो या वंशावली। तो इसमें अलग से अलग आपको कौन सा दिख रहा है? पोलियो बिल्कुल अलग दिख रहा है। पोलियो का इससे कोई संबंध नहीं है। गलती से देखो कहाँ का लगा दिया मैंने, पोलियो। ठीक है, अगला है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। तो अपराधी को पहचानने के लिए कौन कौन से तरीके से? डीएनए से हो सकता है, डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्प्लाइसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एप्लीकेशन। तो किसका प्रयोग करता है? बहुत ही फनी सा, मजबूत सा उन्होंने बना लिया। क्या हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, डीएनए से और फिंगरप्रिंट से अपराधी को पहचाना जा सकता है। अगला है हमारा 81 का, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका, एक गर्भाशय में लाइनिंग के युग्मक का जोड़ना। एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मक का जुड़ना। ठीक है, अगला है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है यदि एक पौधे का समजीनी, ठीक है, TRR है तो समलिंगी होगा। समलिंगी इनमें से कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? 82 का सी हो जाएगा, लंबा तथा झुर्रीदार। ठीक है, लंबा तथा झुर्रीदार। अब हम देखेंगे हमारे अगला क्वेश्चन और अगला पेज, लास्ट पेज, जो कि बोल रहा है आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। आनुवंशिक सामग्री के कौन वाहक हैं? तो 83 का आपका आ जाएगा बी, जीन। क्या है? जीन। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मटर के पौधे में इनमें से कौन सा नहीं है गुण? 84 का आ जाएगा आपका ए, झुर्रीदार बीज। ठीक है, अगला, खालिस्तान ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। क्या हो जाएगा इसका? 85 का 85 का क्या हो जाएगा आपका? खालिस्तान ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो 85 का आ जाएगा इसमें बी, ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, आनुवंशिकता की जहाँ बात आती है मेंडल साहब होते ही होते हैं। ठीक है, अगला है, माता पिता की संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता पिता के गुण जो है संतान में जा रहे हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, तो क्या कहा जाएगा उसको? तो उसको अपन कहेंगे डी, अनुवांशिकता। क्या कहेंगे? अनुवांशिकता। इसके बाद, खालिस्तान अनुवांशिक गुणों का वाहक है। कौन है? डीएनए, आरएनए, बीजाणु या परागकण। तो क्या आ जाएगा 87 का ए, डीएनए। इसके बाद, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? पुरुषों में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं जो उसको अलग बनाते हैं? तो क्या हो जाएगा आपका 88 का डी, वाई गुणसूत्र। ठीक है, अब है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का क्या योगदान होता है? तो 89 का आपका आ जाएगा ए, उसके वंशाणु जीन का आधा भाग है। ठीक है, उसके वंशाणु जीन का आधा भाग है। इसके बाद, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा विकसित किया। तो 90 का क्या आ जाएगा इसमें? बी आ जाएगा, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण।
इसके बाद महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति होती है। महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति क्या होती है? तो 22 + XX क्या हो जाएगा? 22 + XX। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है वह क्या है? तो 92 का क्या आ जाएगा आपका? A प्रबल। ठीक है। अगला है, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों को रिक्त कोशिकाओं को कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? ठीक है। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों को रिक्त कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो क्या आ जाएगा आपका? 93 का क्या आ जाएगा? A 46। अगला है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने प्रस्तावित किए थे? तो 94 का आपका आ जाएगा C ग्रेगर मेंडल ने। मैंने कहा था ना आनुवंशिकता जहाँ आ जाए, अगर मेंडल ऑप्शन में है तो आ नहीं रहा हो तो मेंडल ही क्लिक करना। इसके बाद आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो 95 का आ जाएगा C पुनः संयोजक। क्या आ जाएगा? पुनः संयोजक। ठीक है। इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, सॉरी कहाँ का लग रहा है मुझसे, क्या आ जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल। क्या आ जाएगा? 96 का रेटिनॉल। इसके बाद 97 बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं बनाया गया है? सही जो नहीं है उसका चयन करना है। तो फार्मिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध और साइट्रिक अम्ल नींबू, इसमें से क्या है जो गलत है? तो आपका 97 का क्या आ जाएगा? 97 का आ जाएगा भी लैक्टिक अम्ल क्या है? दूध। लैक्टिक अम्ल दूध ये फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ। ठीक है। अगला देखेंगे, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका स्रोत है वो? तो क्या आ जाएगा आपका? 98 का ए आ जाएगा, विटामिन बी का। ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन बी का। अच्छा, ईस्ट में क्या आ जाएगा? आपके ब्रेड वगैरह आ जाएंगे, है ना, ब्रेड आ जाएंगे, आपका केक वगैरह आ जाएंगे, ये सारे ईस्ट उठेगा इसमें। तो ईस्ट और इसका उदाहरण अपन विटामिन बी के क्वेश्चंस में देखते हैं, है ना, तो भी विटामिन उसमें आ जाएगा। इसके बाद आपका है ए के क्या है? ये ईस्ट क्या है? एक तरह का क्या है? 99 का सी आ जाएगा, एक फंगस। आगे देखेंगे, विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? तो यह आ जाएगा आपका डी, सभी विकल्प सही हैं। विटामिन ए अगर नहीं है शरीर में तो कई लोग तो ये सोच रहे होंगे राष्ट्रीय की दृष्टि, लेकिन बालों का झड़ना भी और त्वचा के सूखापन भी, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा सेकंड जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन सेट आज कंप्लीट हुआ पोषण एंड हेल्थ का। और मुझे उम्मीद है बहुत लोगों का अच्छा गया होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हुए होंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हम कई बार कर चुके हैं, यूट्यूब पर भी हर जगह सबसे अच्छा सभी का यही टॉपिक होता है। तो ये आपने कर लिया कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।